रहमत सर आते हैं तो चमक जाता है अपना। इनके बगैर रहमत मजा भी साहब, नहीं आता। रहमत जी साहब, जनाब जी। बुनियादी तौर पर सभी पार्टियों पे बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, आजाद साहब पर भी लग रहे हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हो? आप इससे पहले एक राजनीतिक दल के स्टेट लेवल के लीडर थे, स्टेट सेक्रेटरी थे, आपने स्टेट में काम किए हैं, तो आप अपनी बात उर्दू पर किस नजरिए से देखते हो? देखिए मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको मेरा आदाब व सलाम। तमाम वालेकुम सलाम। शेख साहब को भी, फारूक साहब को भी, और बिल्कुल सुहेल नहीं आ राजा जी रही को है भी। किसी की बड़ी देर के बाद हमारी मुलाकात हुई। थोड़ा वॉइस को ठीक करो सर। मेरी जी जी वॉइस आ रही है जनाब? जी 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 जी। तो मैं किसी भी पार्टी को मोहसिन साहब बड़ी प्रॉब्लम। किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो सब पार्टियां अपनी जगह अच्छी हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी गलत है या पीडीपी गलत है या एनसी गलत है या कुछ भी गलत। अगर है तो इंसान ही खुद गलत है। अगर लोगों को लगता है कि आजाद साहब हमारा काम करेंगे, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर वो काम कर पाएंगे और सभी का काम कर पाएंगे, जैसे कि सुनने को आता है कि आजाद साहब डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर होंगे यहाँ पर। क्योंकि आए दिन हम भी सुनते रहते हैं। न हम एनसी को कुछ कह सकते हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ कह सकते हैं, ना पीडीपी को। क्योंकि सब 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 लोगों की अपनी अपनी राय है। किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हम भी वाबस्ता थे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम भी वाबस्तगी रखते थे। लेकिन कोई भी पार्टी गलत नहीं होती है। गलत गलत वो होता है जो वहां का विधायक होता है। जब विधायक गलत करेगा तो पार्टी को क्या दोष देना है? एक सवाल खड़ा हो रहा है, जो ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बने वकार साहब, तो कांग्रेस में फूट पड़ गई। किस नजरिए से देखते हो? हमारे साथ बशीर साहब जुड़ चुके थे, कहते हैं युवा नेता है। हमारे पैनलिस्ट ने बड़ा उस पे काउंटर किया कि अब वो युवा नहीं है, क्योंकि 50 से अबो उनकी एज हो रही है। तो आपने जिस प्रकार से बताया कि गलत कोई पार्टी नहीं होती है, गलत वो शख्स होता है। क्या पीसीसी चीफ जो इस वक्त है, उन पर वो उन्होंने क्या इस ऐसा काम किया था कि उसके उनके साथ लीडर काम करने के लिए राजी नहीं थे? देखिए मोहसिन साहब, मैं उतना जानता नहीं हूँ वकार रसूल साहब को। क्योंकि है वो इस वक्त जवान है, और 50 प्लस भी अगर आदमी होगा तो फिर भी जवान है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब काम कर सकते हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो उसको, उसकी तो अभी बहुत उम्र बाकी है। रही बात, यहाँ कोई युवा भी नेता की बात हो रही है ना। इसमें बूढ़ा और जवान की बात नहीं है। अभी देखो कि हमारा प्रधानमंत्री जी है इस वक्त, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इस वक्त वो 80 प्लस के होंगे, लेकिन काम वो जवानों जैसे करते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है बिल्कुल। रहमत साहब, आप पर कुछ एक इल्जामात भी बड़े लोगों ने, जिस प्रकार से सजाद किचलू साहब की कुछ लोगों ने और फिरदौस अहमद टाक साहब के लोगों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा इल्जाम लगाया कि रहमत चौधरी ने तमाम पार्टीज से किनारा कशी करने का एक ही मकसद है कि ऑफिशियली तौर पे अंदरूनी भाजपा के साथ काफी ज्यादा वाबस्तगी है। कहीं ना कहीं फंडिंग का इल्जाम भी लगाया गया कि उनको बड़ा पैसा भी भाजपा ने दिया है। तो क्या किस तक हकीकत है? आज टीएन न्यूज के प्लेटफॉर्म पे इस बात को क्लियर कीजिए कि वाकई तौर पर, क्योंकि जनता दल के साथ आप वाबस्ता थे, जनता दल ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी दी थी, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जनता दल आपको चुनाव में उतारना चाहती थी। लेकिन आखिरकार अचानक क्या हुआ ये कि आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है? क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आप इल्जाम लगाए हैं, वो आप
भाजपा के ऑफिशियल एजेंट बन चुके हैं। जिस प्रकार से एक इल्जामात आजकल लगाए जाते हैं कि ए बी टीमें बनाई जा रही है, तो वाकई तौर पर रहमत चौधरी ऑफिशियली तौर पे बीजेपी के साथ है। देखिए मोहसिन साहब, मैं एक ही बात कहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि इतिहास ठुकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। ये बहुत पुराने कोई माहिर थे जिसने ये बात कही है। रही बात, मैं किसी भाजपा के साथ नहीं हूं, मैं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हूं, मैं पीडीपी के साथ नहीं हूं। अब यह है कि सियासत अगर आदमी छोड़ेगा तो उसके लिए भी एलिगेशन लगते हैं, अगर सियासत में आदमी जाएगा उसके लिए भी एलिगेशन लगते हैं। मुझे नहीं समझ आता है लोगों को क्या ये तकलीफ हो रही है। या तो मेरा बैठना उनको पसंद नहीं है, मेरी जो गुफ्तगू करना उनको अगर ज्यादा ही शौक है, तो एक प्लेटफार्म पे आए, तमाम लोगों को लाए, तमाम नेताओं को लाए। कौन मुझे फंडिंग कर सकता है, और मैं कौन सा इतना बड़ा नेता हूं जिसके लिए वो मुझे फंडिंग करेंगे। रही बात, अगर मैदान में लड़ना होगा तो मैं एज ए इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। एक जो अल्लाह आपने यही सवाल खड़ा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बशीर अहमद किचलू, सजाद अहमद किचलू ने कई सालों से अपना कब्जा जमाया हुआ है किश्तवाड़ सीट पर, जहां पर बड़ी कोशिशें की गई थी। हालांकि सुनील शर्मा ने वहां से 2014 में इलेक्शन जीता, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं सजाद किचलू का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं रहमत चौधरी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, और कहीं ये बीजेपी इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रहमत चौधरी को बाकायदा तौर पर भाजपा ने ऑफर किया हुआ है कि चुनावों के बाद आपके लिए खटाना साहब अच्छी जगह होगी राज्यसभा में, लेकिन आप ऑफिशियल पर हमारे लिए काम करो। देखिए जनाब, बशीर साहब, मरहूम बशीर साहब किचलू का काम जो है ना, उन्होंने जो काम किया है किश्तवाड़ के लिए, वो सराहनीय है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर किश्तवाड़ में जितने मुलाजिम हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या बुद्धिस्ट हो, वो उसकी देन है, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति था, उसमें कोई दोहराई नहीं। हमारा बुजुर्ग था, हमारा मतलब हमारा अपना खानदानी वो रिश्तेदारी भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। चाहे ये किसी से भी, आप भाजपा से पूछो, आप कांग्रेस से पूछो, आप चाहे कि आप, अगर मुझे लगता है कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब से भी पूछेंगे, वो कहेंगे कि बशीर अहमद किचलू साहब ने काम किए हैं। और रही बात सजाद अहमद किचलू साहब की, सजाद अहमद किचलू साहब इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो ऐसे लीडर है, खामोश है, लेकिन वो अपना काम जो है वो जानते हैं कि किस तरह सियासत करनी है। उसकी सियासत अलग है, वो हमारी तरह पैनलिस्ट नहीं बनता है, वो अलग बात है। लेकिन उसको भी चाहिए कि हर डिबेट में हिस्सा ले, ताकि लोग उसकी बातों को भी समझे, लोग क्या चाहते हैं। इरशाद साहब कुछ आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, इरशाद साहब के पास हम ले चलते हैं, और उसके साथ साथ हम इरशाद साहब से ये भी पूछना चाहेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी तौर पर जो कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमने आपसे पहले भी सवाल किया था, फिर बशीर साहब के पास हम चले गए थे, कहा गया कि उमर अब्दुल्ला, जिस तरह फारूक साहब ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही वेलकम किया बीजेपी को, जब ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उमर साहब केंद्र में बने। दुनिया के अंदर उन्होंने ये दोनों बाप बेटों पर इल्जाम लग रहा है कि दोनों बाप बेटों ने ये कहा कि मसले कश्मीर है ही नहीं कुछ। तो आप किस नजरिए से देखते हो, और रहमत चौधरी का जवाब भी आप दे दो, जो आप रहमत चौधरी के जवाब को थे, और फारूक साहब को भी आप काउंटर करना चाहते थे, फारूक साहब को भी जवाब दीजिए। नहीं, मैं किसी को काउंटर नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पार्टी है। जम्मू कश्मीर की, सिर्फ जम्मू कश्मीर, लखनपुर तक ये पार्टी है, लखनपुर से आगे ये पार्टी नहीं है। अब रहा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर को बनाया है।
अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इस वक्त ये इल्जाम लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया, वो किया, फलान किया, ढींग किया, लेकिन फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, मेरी बात को पूरा होना दीजिए, उसके बाद बोलिए आप। फारूक साहब जवाब देना चाहते हैं, फारूक साहब बताइए। नहीं, पहले मुझे पूरी बात होने दें, उसके बाद आप जवाब दें, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा था इस वक्त तक, अब मेरी बात को पूरा जी, होने जी, दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जी देखिए मेरी बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी गलतियां हुई हैं, ये बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दूध की धुली हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी गलतियां हुई हैं, ये माननी चाहिए, लेकिन वक्तन फवक्तन अगर आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, ये मानना चाहिए। उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए किया, हमारे यूथ के लिए किया, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए किया, हमारी इंडस्ट्री जो है उसके लिए किया, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए किया, और सबसे बड़ी बात जो है फारूक साहब के दौर में हमारे जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत ज्यादा था। हमें इन चीजों को भी मतलब कि भूलना नहीं चाहिए। अब रही सवाल ये चीज की, आपने कहा कि अब आजाद साहब के आने से, यहाँ पे आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके आने से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को या वो खतरा है। अब आजाद साहब यहाँ पे मतलब कि नेक्स्ट सीएम आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आजाद साहब जो है मतलब कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं, सीटों के बगैर ही उसके लिए सीटें चाहिए, कैसे सुनिए आजाद साहब मेरी मेचा साहब आपके पास फिर आना चाहेंगे। आप साहब ने इस बात को बताया था कि आने वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब है। हक साहब कैमरा ऑन कीजिए और जवाब दीजिए इरशाद साहब को। बेशक आने वाले टाइम पे आजाद साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के होंगे और अपनी बहुमत से होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि जो 27 महीने में उन्हें काम करके बताया है। बाकी आज तक सब पार्टियों को आजमाया लोगों ने और हम सबने आजमाया। हमेशा जम्मू कश्मीर को किसी ने, वो आजाद साहब ने बांटा, तो हमने हमेशा साथ दिया, हमेशा वोट किए, लेकिन हमेशा हमने नहीं बताया। जम्मू कश्मीर में अगर ये हालात है तो आज आजाद साहब की वजह से है। घबराने की बात नहीं है हमारा, इसमें आप बेफिक्र, इसमें हमें मालूम है आने वाले टाइम पे बच्चा जानता है कि आने वाले टाइम पे आजाद साहब अपनी बहुमत से सीएम बन के रहेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के रोजगार के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के हकूक के लिए लड़ेंगे। शेख साहब को मेरा एक निवेदन है, हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा आज तक जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जनाब। इसी का तो दुख है कि लोगों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस मुकाम तक पहुंचाया है तो आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम को आधे अधूरे में रास्ते में साथ छोड़ करके क्यों गया? क्या मजबूरी थी? सुनिए आप, मैंने आपको टोका नहीं शेख साहब, मैं आपके बीच में मैं नहीं पड़ा, कृपया मेरी बात सुन लीजिए आप गौर से कि क्या मजबूरी थी, जिसका जवाब अभी आपने अभी दिया ही नहीं है। क्या मजबूरी थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला को भाजपा की गोद में बिठाना पड़ा, जो बर्बादी जम्मू कश्मीर की दफा 370 और 35 का पहला बर्बादी का कदम। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि ये एक फासिस्ट और एक बोलते हैं ना कट्टर परस्त जमात के साथ में उसको जाना पड़ा और उसने कश्मीर की पेचीदगी किया। बाकी रही कि कसर जो है पीडीपी की हुकूमत, दौरे हुकूमत में आज उसका खात्मा किया गया, लेकिन नींव तो रखी है काबिल इज्जत जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम 370 का डर दिखाते हैं लोगों को कि हम 370 लेके आएंगे, 35 लेके जाएंगे, जनाब मोहद हमारे जम्मू कश्मीर में आज यूनियन टेरिटरी है, हमारी जम्मू कश्मीर की आज विधानसभा नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर की विधानसभा बंद कर दी गई है, जिसके कारण हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते कि हम 370 और 35 ला सकते हैं। उसके लिए भी फुल मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, एक रास्ता है अभी, वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका कोई फैसला देता है तो जो सब फरीकों को शामिल होगा,
लेकिन कृपया ये लोगों को आप मंगूरी के सपने न दिखाइए कि हम 370 लाके देंगे, 35A लाके देंगे, जबकि 370 और 35A को लाने के लिए 350 से ज्यादा सीटें पार्लियामेंट में चाहिए। उस कानून को बदलने के लिए कहां से कोई चीज ला सकता है? साहब और फारूक साहब के पास हम फिर से आएंगे। सर आपके पास मैं आऊंगा। मैं चलता हूँ रहमत चौधरी साहब के पास। रहमत साहब, मुझे लग रहा है नेशनल कांफ्रेंस आने वाले टाइम में क्या सोच रही है कि आप बीजेपी के साथ में सरकार बनाएंगे, फिर तो बीजेपी के साथ ज्वाइन होना होगा आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, खाली 370 से सर पटकने से क्या होगा? बाकी जो खामियां है वो लोगों को मालूम है। 370 सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से इस पे बहस करना हमारा बेफजूल है। जो अच्छी डेवलपमेंट के आगे आने वाली जो बातें वो हमें करनी चाहिए। 370, 35A ये सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। आपके पास आना चाहूंगा। मैं चलता हूं रहमत चौधरी साहब के पास। रहमत चौधरी साहब, फारूक साहब ने कहा, राजा अब्दुल हक सोहिल साहब ने कहा, बुनियादी तौर पर 370 एक जज्बाती नारा बन चुका है। 370 पे हमें लड़ना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से इरशाद साहब ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गलतियां हुई है, इरशाद साहब को मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये एक डिबेट पे हमारे साथ थे जब संदीप मावा डिबेट में आए थे, और संदीप मावा ने ये चीज बताई थी कि उन्होंने रहीम राथर साहब पर बड़े इल्जामात लगाए थे, उमर अब्दुल्ला साहब पर लगाए थे, और उन्होंने यहां तक बताया था कि इन्होंने किलिंग्स तक लोगों की है, कुछ पीपल्स की है। तो कहीं ना कहीं रहमत जी हमारे से कट चुके। शेख इरशाद साहब, आप मानते हो कि वाकई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज को बड़ा लूटा है, जिस प्रकार से आज भी संदीप मावा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तरों में नीचे वो हमारे हैं। तो आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? कहीं ना कहीं हमारे साथ रहमत चौधरी साहब फिर से। रहमत जी बताइए। जी शेख इरशाद साहब। जी जी जी, बताइए। रहमत चौधरी आप रहमत चौधरी साहब से पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे। देखिए रहमत चौधरी साहब कहीं ना कहीं नेटवर्क से हमसे कट चुके हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मोहसिन जी,